तो नमस्कार। आज का जो अपना बिंदु है या चैप्टर है वो है हमारा फाइनेंशियल लिटरेचरी और डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन। इस चैप्टर में जो अपने को सीखने को मिलने वाला है वो डेली यूज में काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर अपने को ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करते हैं, इसमें जो ऑनलाइन बैंकिंग से होने वाले लाभ और इसके पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करने के अलग-अलग मोड, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट अपने एक तरीके से नहीं कई तरीके से की जा सकती है, तो वो भी अपने को इस चैप्टर में सीखने को मिलने वाली है। अभी ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट कैसे ओपन करेंगे और बैंक अकाउंट कितने टाइप के ओपन होते हैं, वो भी अपने को इसमें जानकारी मिलेगी। तो स्टार्टअप करते हैं। तो अपने ऑनलाइन बैंकिंग जो है एक बिंदु जो कि अपने नॉर्मल समझते हैं कि अपने बैंकिंग जो है एक ऑफिशियल बैंक में जाते हैं और बैंक में जाने के बाद अपने क्या करते हैं, स्लिप भरते हैं। तो स्लिप भरने के बाद या तो पैसे जमा कराते हैं या निकालते हैं। अलग अलग प्रोसेस जो भी अपने ऑफलाइन बैंकिंग में जाके करते हैं, जिसमें कई बार ये भी इशू आते हैं कि आज छुट्टी है, आज हॉलीडे है, हॉलीडे के साथ साथ अपने क्या है, कई बार लंच टाइम चल रहा है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अपने लाइन में लगे और लाइन लगते टाइम जैसे ही अपने नंबर आने लगा उसमें बैंक टाइम ओवर हो गया, मतलब ऑफ हो गया। तो वो सब चीज़ें अपने को झेलनी पड़ती है। अब उन चीज़ों से छुटकारा कैसे मिलता है? उन चीज़ों से मिलता है अपने को ऑनलाइन बैंकिंग से। ऑनलाइन बैंकिंग जो कि एक इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस कह सकते हो, जिसके अंदर जो वित्तीय संस्थाएँ हैं, कस्टमर्स को संस्था के द्वारा क्या करती है, संचालित वेबसाइट पर वित्तीय ट्रांज़ैक्शन और फाइनल ट्रांज़ैक्शन के लिए उनके खातों में भुगतान करना, रोज़ के जो दैनिक जीवन के काम आने वाले वर्क हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करनी, किसी को भी किसी भी प्रकार का प्रीमियम भुगतान भी हो सकता है या बैंक स्टेटमेंट निकालनी, ये सारी क्या है उसमें फैसिलिटी मिलती है। अब इसके अंदर जो है इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई-बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के रूप में इसे जाना जाता है। इसके अलग-अलग नाम कह सकते हैं, जिसे अपने वर्चुअल बैंकिंग भी बोल देते हैं, नेट बैंकिंग भी बोल देते हैं। ये सारे क्या है ऑनलाइन बैंकिंग के ही अपने अलग-अलग नाम हैं। अब सभी बैंकों और वित्तीय संस्था अपने ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं और पारंपरिक बैंकिंग से ये बिल्कुल अलग होता है, जो कि नॉर्मली अपने ऑफलाइन जाके वर्क करते हैं उससे बिल्कुल ये अलग रहता है, क्योंकि इसे अपने क्या करना होता है, घर बैठे अपने ही कंप्यूटर पे या मोबाइल पे इसकी सुविधाओं को अपने को उपयोग में लेते हैं। अब इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए कस्टमर को क्या है, वित्तीय संस्थान से पंजीकरण करना पड़ता है और इसके क्रेडेंशियल प्राप्त करने होते हैं, और सामान्यतः उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड के ऑथेंटिकेशन के लिए अन्य क्रेडेंशियल शामिल होते हैं। और एक सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करने के अलावा ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए संस्थाओं द्वारा ओटीपी ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल पे भेजा या उपयोग में किया जाता है। मतलब इंटरनेट बैंकिंग जो है, फाइनेंशियल जो स्टार्टअप है, इसको पहले क्या है, बैंकिंग के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन या उसका एक स्लिप भर के देनी पड़ती है, जिससे अपने को बैंक क्या है आईडी पासवर्ड दे देता है, और वो इसको यूज करने के लिए अपने क्या लेते हैं, एक वेबसाइट का यूज, और उसके अंदर यूजर नेम आईडी पासवर्ड के साथ यूज एंटर करते हैं, और उसके साथ ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस होती है, और जब ट्रांजैक्शन की जाती है तब उसके अंदर ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड भी यूज में लिया जाता है, ताकि अपना उसको सिक्योर बनाया जा सके उस ट्रांजैक्शन को। फिर है अपने आगे का जो प्रोसेस आएगा वो रहेगा, जिसके अंदर अपने क्या आ जाएगा, इसी के अंदर आगे का जो है इंटरनेट बैंकिंग का जो है उपयोग करने के लिए ग्राहक को संबंधित वित्तीय संस्थान की वेबसाइट पर जाना होता है और आवश्यक जानकारियां प्रदान कर ग्राहक सभी आवश्यक सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अब संस्थान ग्राहकों द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से संबंधित मैसेज और ईमेल ग्राहकों को भेजते हैं। मतलब जब अपने ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तब क्या है, अपने को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए रिलेटेड वेबसाइट्स अलग-अलग बैंकों की अलग-अलग रहती है, जिस पे अपने को जाना होता है और उस पे अपने आईडी पासवर्ड से अपने उसको उपयोग में लेते हैं, और
बैंकिंग सर्विसेज क्या कराती है? बैंकिंग सर्विसेज अपने को जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके मैसेजेस कस्टमर्स को वो या ईमेल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से उसे पहुंचाता है। अब मैं इसके बेनिफिट्स भी, ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ क्या क्या हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के जो सबसे पहला लाभ आ जाता है वो आ जाता है 24 और मतलब कभी भी किसी भी समय अपने क्या कर सकते हैं पे इसकी सुविधाओं को काम में ले सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि बैंकिंग अवर सुबह 10 से 4 बजे तक है जी, तो ये बाद में आना कल आना, तो ये चीज़ें इसमें नहीं है। घर बैठे आप 24 घंटे कभी भी इसे यूज ले सकते हैं, चाहे संडे हो चाहे कोई वर्किंग आवर के अलावा कोई भी अपना कोई फेस्टिवल का कोई हॉलीडे हो तो भी अपने इसको यूज में ले सकते हैं। फिर आता है इसमें ट्रांजैक्शन की कमी, लागत में कटौती। वो कैसे? क्योंकि अपने बैंक में जाते हैं तो बैंक में जाते हैं तो अपने क्या है, कोई बाइक या पर मतलब अपने स्कूटी ऑटो कुछ लेके जाते हैं तो उसके लिए क्या है, अपने को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटो वाले को भी अपने को कुछ पे करना पड़ता है। तो जब अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये जो आने जाने में जो खर्चा होता है ऑफलाइन के अंदर ऑटो का या बाइक पे आने जाने का, या फिर अपने को कोई बीकानेर पेमेंट दे के आनी है तो अपने क्या करेंगे, या तो किसी बस के थ्रू भेजेंगे, तो बस के थ्रू भेजेंगे तो क्या होगा, रिस्क रहेगा। तो अपने उसको क्या कर सकते हैं, ये भाई अपने ऑनलाइन मेथड से अपने कम खर्चे पे कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर बस के थ्रू भेजेंगे तो भी बस वाले को 50 या 100 रुपये देने पड़ेंगे कि पैसे भाई पहुंचा देना, फिर अगले को फोन करेंगे भाई तू ले जा, और या फिर खुद जाके दे के आएंगे, उसमें अपना टाइम भी लगेगा और पैस अपना जो एक्सपेंसेस होगा आने जाने का वो भी उसमें ऐड ऑन हो जाएगा, और बाकी जो अपना काम पीछे खराब होगा जो नहीं कर पाएंगे तो वो भी अपने कहीं ना कहीं लॉस में जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, ट्रांजैक्शन की कमी आती, मतलब अपने लागत जो है बहुत ही कम आती है, कुछ ही नाम मात्र खर्चे पे अपने ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। कुछ बैंकिंग तो कुछ लिमिट तक अपने को क्या करते हैं, फी ऑफ ट्रांजैक्शन पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति देती है, लेकिन जब ज़्यादा पैसे ट्रांसफर करने हो तो कुछ लाग अपने को ट्रांजैक्शन चार्ज भी चार्ज करती है। इसमें समय बहुत ही कम लगता है और ये क्या है, सिक्योर भी है। जैसे अपने ऑफलाइन जा रहे हैं, जैसे अभी बस का एग्जांपल दिया था मैंने, भी बस के पे अपने भेजेंगे तो किस अपने को रिस्क रहेगा कि अपना पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, वो सारे रिस्क रहते हैं। या फिर अपने खुद जा रहे हैं तो पैसे गिरने के भी चांसेस रहते हैं, पॉकेट कोई मार ली किसी ने या पर्स गिर गया, तो ये काफ़ी रिस्क से बच भी सकते हैं इससे, क्योंकि ये क्या है, ऑन अकाउंट ही पैसे ट्रांसफर होते हैं। भी अगले का जो अकाउंट नंबर है अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होंगे, तो उसमें क्या है, ये काफ़ी सुरक्षित रह जाती है। फिर है तुरंत सही स्थान पर पैसे पहुंचाना या स्थानांतरित करना, मतलब सीधा क्लिक किया और क्लिक करते ही अपने जिस जगह पैसे पहुंचाना चाहते हैं वहां पर अपने ये पैसे पहुंच जाते हैं। घर बैठे यूटिलिटी सर्विसेज भरना और अन्य सेवाओं का लाभ लेना, जैसे घर बैठे वो लाइट बिल भरना है, पानी बिल भरना है, या फिर गैस सिलेंडर भरवाया उसके हो सकता है, या फिर अदर कोई टीवी का रिचार्ज है, मोबाइल का रिचार्ज है, वो आपका इंटरनेट का हो सकता है। इसके अलावा अपने कोई एग्जामिनेशन फीस हो सकती है, LIC प्रीमियम हो सकता है, मतलब अलग अलग बहुत सारी यूटिलिटी अपने खर्चे होते हैं रोजाना के, जो अपने इसके थ्रू अपने क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही इनको कम खर्चे पे कम समय लगा के उसको पूरा कर सकते हैं। फिर है ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज अपने को क्या क्या मिल जाती है, बैंक नॉर्मल अपने जो सुविधा है। अब बैंक के लगभग सभी सेवाएं जो पारंपरिक बैंकिंग के साथ उपलब्ध है उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। मतलब कि जो अपन ऑफलाइन जाके बैंक में ऑफलाइन जाते हैं और उसके बाद जो सर्विसेज लेते हैं, जैसे पैसे जमा कराने हैं, बैंक स्टेटमेंट निकालनी है, चेक बुक ऑर्डर करना है, जो भी अपने ऑफलाइन जाके सर्विसेज लेते हैं वो सारी सुविधाएं आप घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आधार बेस प्रमाणीकरण के जरिए खाता खोलना, मतलब आप आधार कार्ड से घर बैठे अपना अकाउंट खोल सकते हैं और अपने खाते की राशि
स्टेटमेंट की जांच करना, बैंक में कितने पैसे पड़े हैं और स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो। और अपने खाते से किसी और के खाते में पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, अन्य कोई आप निवेश करते हैं, शेयर मार्केट या अन्य कोई भी हो सकता है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हो। और यूटिलिटी सर्विस से मोबाइल रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड बिल आदि का भी भुगतान किया जा सकता है। और डीडी, जिसे डिमांड ड्राफ्ट बोल दिया जाता है, चेकबुक के लिए अनु रिक्वेस्ट करना और चेक का भुगतान को रोक भी सकते हैं घर बैठे। वैसे आपने कोई चेक दिया है और अपने को उसके चेक गिर गया, तो अपने उसको चेक को होल्ड पे करवा सकते हैं, भी इसकी पेमेंट आपको बैंक में उसे जारी ना करे। अपने को उसके लिए भी बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर डेबिट कार्ड की पिन को रीजनरेशन करने का रिक्वेस्ट करना। तो ये सारी सुविधाएं अपने जो ऑफलाइन में जाके करते हैं वही की वही अपने घर बैठे कर लेते हैं। अब मैं उपयोगी जानकारी, जो अपना जो कार्ड है की डिटेल है अपने खुद ही डालनी होती है, और अपना जो पिन है, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। और ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर या मोबाइल के साथ ही सिक्योर नेटवर्क से करनी चाहिए। ये अपनी कॉमन बात है भी। अपने को जब ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो किसी का पर अपने कंप्यूटर यूज करते हैं तो पहली बात तो वो करना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, अगर करते हैं तो वो अपने को सुरक्षित वेबसाइट, मतलब फ्री के नेटवर्क से तो बिल्कुल परहेज रखें। भाई अपने ये सोचा रेलवे का ट्रेन नेटवर्क है, वहाँ का फ्री का वाईफाई है, उसका यूज करके अपने कर रहे हैं, तो उनसे ऐसे जो जगह है वहाँ पर आप ऑनलाइन बैंकिंग से बचें। और अपने खुद के मोबाइल के मतलब नेटवर्क से, या फिर खुद का अगर कंप्यूटर है और सिक्योर इंटरनेट है, तो ही वहाँ पे अपनी पिन, आईडी, पासवर्ड का यूज करें। और कहीं लिख के ना छोड़े, और जिससे कि अपने आईडी पासवर्ड से कोई दूसरा दुरुपयोग ना करे, अपने खाते से पैसे ना निकाले। उस चीज के लिए अपने को हमेशा न्यूज़पेपर में, टीवी में अपने को अवेयरनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापनों के माध्यम से भी समझाया जाता है कि अपने को आईडी पासवर्ड वगैरह किसी को शेयर नहीं करने। और फिर है इसी के अंदर अपना खाता खोलने की प्रक्रिया। अब प्रोसेस ऑफ एन अकाउंट। अब जो सुविधाएं हैं, अपने लाभ समझे कि ऑनलाइन बैंकिंग में अपने को लाभ मिल जाएंगे भी, अपने घर बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उन या ऑफलाइन बैंकिंग के लिए अपने को बैंक में जाना पड़ता है। ठीक है। अब अगर घर बैठे सुविधाएं लेनी है, या फिर बैंक में जाके भी अपने को ये सुविधाएं लेनी है जो अपने को बैंक प्रोवाइड कराता है, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए अपने को सबसे पहले अपने को उसका टाइप खाते का तय करना पड़ता है, जो खाता खोलना चाहते हैं। मतलब अपने को बैंक के जो अकाउंट हैं वो कितने टाइप के खुलते हैं, वो चीज़ अपने को इसमें अब पता लगेगी। क्योंकि नॉर्मली अपने बैंक जो है कई टाइप के बैंक अकाउंट ओपन करवाता है या कर सकते हैं। अपने को उनमें से कोई चूज करना होता है अपने नेचर ऑफ, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी अपने को किस टाइप का बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। जैसे सबसे पहले आ जाएगा अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जिसे अपने कॉर्पोरेट अकाउंट भी बोल देते हैं, या बिजनेस अकाउंट भी बोल दिया जाता है, और आवर्ती खाता, रिक्यूरिंग अकाउंट। ये कई तरह के अपने को बैंक क्या है, अकाउंट खोलने की अनुमति देता है। अब सेविंग अकाउंट क्या चीज है? सेविंग अकाउंट जो है अपना, अपने रोजमर्रा के जो भी अपने मंथली कुछ बचत करते हैं उसको एक तरह से पिगी बैंक की तरह वर्कआउट करता है। भी अपने क्या है, कुछ रुपए डालते रहते हैं और बैंक क्या करता है, उसे विद इंटरेस्ट हमें निश्चित समय के बाद अपने कभी भी उसमें रुपए अपने वापस निकाल सकते हैं। मतलब कभी रुपए जमा करा दिए, कभी निकाल लिए। तो ये एक तरह से अपने को सेविंग की आदत, बच्चों को आदत जब लगा अपने को देनी होती है, भी अच्छी है, भी अपने रुपए जोड़े जाएं, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया अकाउंट होता है जिसमें बच्चों को भी लालच रहता है कि बैंक अपने रुपए बढ़ते जाएंगे। जो नॉर्मल घर के पिगी बैंक में अगर रुपए अपने रखते हैं तो उसके अंदर क्या है, जितने पैसे डाले उतने ही निकाल पाते हैं, वो तो है, लेकिन उसमें कुछ बढ़ता नहीं है। लेकिन सेविंग अकाउंट अगर बैंक में खोलते हैं तो उसके अंदर क्या है, अपने रुपए जमा कराते रहेंगे और उसे अपने कभी भी ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। और
अपनी ये भी नहीं है कि उस गुल्लक को जैसे तोड़ देते हैं, पिगी बैंक को रुपए निकाल लिए, तो वो चीज़ इस पे नहीं होती। अपने को बैंक में जाके ही रुपए निकालने पड़ेंगे विड्रॉल फॉर्म भर के, और या ऑनलाइन यूज करने पड़ेंगे। और साथ के साथ इसके अंदर बैंक अपने को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, ताकि अपने को बैंक बच्चों को ये रहे कि अपने पैसे क्या हैं बढ़ के आएंगे। वे कुछ जमा कराएंगे तो उसमें कुछ समय बाद बैंक है उसे प्लस कर देता है, तो ये इसका काफी बड़ा बेनिफिट रहता है। और फिर आता है चालू खाता, जो कि कारपोरेट अकाउंट बोल दिया जाता है, करंट अकाउंट। अब ये अकाउंट बिजनेस पर्पज के लिए या अपने कमर्शियल पर्पज के लिए इसे यूज में लिया जाता है, क्योंकि अपना जो बचत खाता है, बचत खाता क्या चीज है, वो अपने एक सेविंग के लिए यूज में लिया जाता है। कुछ समय अपने रुपए जमा करा दिए और बाद में कभी निकाल ली। लेकिन बिजनेस के अंदर क्या है, रोजाना बड़ी रकम, मतलब बड़े ज्यादा रुपए अपने कभी जमा करा रहे हैं, कभी निकाल रहे हैं, कभी किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं बड़े बड़े, और पार्टियों से पैसे ले अपने को रिसीव भी करने हैं दैनिक जीवन में, डेली ट्रांजेक्शन बहुत, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है। उस कंडीशन में बैंक के रूल के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना चाहिए, कारपोरेट मतलब अपने करंट अकाउंट अपने को रखना चाहिए, जो जिससे अपने डेली कितने भी ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में कर सकते हैं। अब इसके अंदर अपने अलग सिस्टम थोड़ा सा आ जाता है। भाई करंट अकाउंट के अंदर बैंक अपने को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता, बस अपने को फैसिलिटी देता है, कैश हैंडलिंग चार्ज भी काटता है, वो जो अपने उसके बैंक का जो अलग अलग रूल रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। और अपने को किसी भी जगह पैसे भेजने और किसी जगह से पैसे मंगवाने की अपने को बैंक क्या दे देता है, सुविधा दे देता है, जो कि बैंक अकाउंट अपने खोलने के लिए इसमें अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी अभी चर्चा करेंगे। फिर है आवर्ती खाता, रिक्योरिंग अकाउंट, मतलब एक तरह से मंथली बेसिस या फिक्स डिपॉजिट से एफडी बोल दिया था, उसके अकॉर्डिंग चलता है। भी एक लंबे समय के लिए अपने को एक राशि क्या है बैंक में डिपॉजिट कर देनी है, और उस समय पूर्ण मैच्योरिटी के टाइम अपने बैंक से उसे क्या कर लेंगे, विद इंटरेस्ट अपने को बैंक अपने को लौटाता है। एक बार फैसला कर दे, जो भी अपने अपने डिसीजन लेंगे भी कौन से अकाउंट खोलना है, और अपने निकटिंग बैंक से संपर्क कर सकते हैं, या और उसका एक फॉर्म भर के अपनी सहायता करते हैं, और बैंक में खाता खोलिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहती है, जिसमें पैन कार्ड है और अपना आधार कार्ड, ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो जाते हैं अपने को पैसे जमा कराने के लिए या सेविंग अकाउंट खोलने के लिए। जबकि करंट अकाउंट अगर अपने को खोलना है तो उसके लिए क्या है कि अपने को पैन कार्ड आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, या फिर अपने अगर जैसे शॉप है या बिजनेस है तो जितने पार्टनर हैं या जितने संस्था के मतलब अकाउंट होल्डर हैं, उन सबके आईडी आधार कार्ड पास, मतलब अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिएंगे। साथ के साथ अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट भी रहेंगे। बिजनेस के डॉक्यूमेंट जैसे जीएसटी नंबर हो सकता है या बीआरएन नंबर हो सकता है, और जीएसटी नंबर से अपने को क्या है, बैंक अपने को करंट अकाउंट खोलने की अनुमति देता है। और अलग अलग बैंक के नॉर्म के अकॉर्डिंग कई बार अपने को एफिडेविट भी देना होता है, भी आपने करंट अकाउंट किसी और ब्रांच में ओपन ना कर रखा हो। तो अलग अलग बैंक के अकॉर्डिंग, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने को कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर पड़ सकती है। फिर अपने जो फर्स्ट आता है इसके अंदर जन धन खाता, जिसे प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य यह निश्चित करना है कि भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा वित्तीय सेवाएं जैसे बचत जमा खाता, रेमिटेंस, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि किफायती तरीकों से पहुंचे। मतलब गवर्नमेंट के सामने जब ये अपने एक टास्क था भी, अपने जब डिजिटलाइजेशन किया गया तो उसमें लोगों को कैसे ये इससे जोड़ा जाए, उस समय गवर्नमेंट ने एक अपने पॉलिसी स्टार्ट की, पॉलिसी या फिर यूँ कह सकते हैं योजना स्टार्ट की गई, जिसे नाम दिया गया जन धन खाता, जिसके अंदर अगस्त 2014 में किया गया। और जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग से यहाँ पे अपने अभिप्राय है जो डेली वर्कर कह सकते हो, जो अपना डेली वर्क करते हैं और उसके बाद अपना खाना पीना उसी से काम चलाते हैं, तो उन लोगों को डायरेक्टली उसको बेनिफिट देना या उनके पेंशन पहुंचानी, जो कि डायरेक्ट अपने कह सकते हैं
इंश्योरेंस का हो सकता है, या फिर उनकी जो सेविंग करवाने के लिए जो अकाउंट की योजना बनाई गई वो की गई अपने जनधन खाता, जिसे जीरो बैलेंस खाते के नाम से भी जाना जाता है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट जो कि आधार कार्ड बेस या आधार संख्या उपलब्ध हो, तो अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट आवश्यकता नहीं है। मतलब ओनली आधार कार्ड पे ही आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। और आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज होगा अपने यूज में ले सकते हैं। अगर बाई चांस किसी केस में किसी बार जब अपने आधार कार्ड नहीं है, तो अपनी वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट या नरेगा कार्ड से भी इसमें अपना क्या है एड्रेस प्रूफ, जैसे 10 डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस प्रूफ शामिल है, तो ये पहचान का सबूत और पता दोनों के रूप में काम कर सकता है। तो कई बार ऐसे डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एड्रेस होता है और कईयों में डेट ऑफ बर्थ होती है, और इसमें अलग अलग इशू होता है, तो उसके लिए क्या है, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ दोनों हैं, तो उनको अपने क्या है इसमें सबूत के तौर पे इसे एज ए आइडेंटिटी प्रूफ मान लिया जाता है या यूज में ले सकते हैं। मैं मोस्टली आजकल आधार कार्ड है तो इतनी दिक्कत नहीं आती, आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके जाते हैं तो अपना बैंक अकाउंट हैंड टू हैंड ओपन हो जाता है, या फिर अपने घर बैठे भी ओपन कर सकते हैं। फिर यदि किसी व्यक्ति के पास उल्लेखनीय आधिकारिक वैध दस्तावेज नहीं है, तो लेकिन उसे बैंक द्वारा कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वह निम्नलिखित दस्तावेज को जमा करा के बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ये डॉक्यूमेंट बनाए नहीं, तो उसके लिए कोई इस प्रकार के डॉक्यूमेंट अपने इनमें से यूज करके अपने बैंक अकाउंट खुल जाता है। जैसे केंद्रीय या राज्य सरकार के विभागों, वैधानिक नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवेदन की तस्वीर के साथ जारी पहचान पत्र, मतलब डिपार्टमेंटल आईडी कार्ड के ऊपर भी अपना क्या है बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है। और व्यक्ति की एक विधिवत रूप से सत्यापित फोटो और एक गैजेट अधिकारी द्वारा जारी प्रपत्र से अपने बैंक अकाउंट ओपन हो सकते हैं। अब ऑनलाइन डिजिटल भुगतान जो है मेथड भी, ऑनलाइन पेमेंट के मेथड भी अपने बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके अलावा अपने इसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं, तो डिजिटल भुगतान प्रणाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिकली भुगतान की जो है मंजूरी देता है, स्वीकृति देता है। और डिजिटल भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और अन्य कई प्रकार के मोड में किया जा सकता है। मतलब डिजिटल पेमेंट करने के लिए अपने को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और अन्य कई प्रकार के अपने को मोड में ये सुविधाएं मिल जाती हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या चीज होगी। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। डेबिट कार्ड जो है अपना बैंक में जितना धन डिपॉजिट है या बैंक की लिमिट के अकॉर्डिंग जितना अपने उस पे मैक्सिमम अमाउंट निकाल सकते हैं, सिर्फ डेबिट कार्ड उसकी अनुमति देता है। आप एटीएम से उतने रुपए कैश में आप रुपए निकाल लें या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लें। जबकि क्रेडिट कार्ड जो है बैंक अपने को क्या करता है, ऑफ एज पर अपने ट्रांजेक्शन जो भी अपने ट्रांजेक्शन वित्तीय वर्ष में करते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी जो रैंकिंग बनती है अपने को क्या करता है, क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। और बैंक अपने को क्या देता है, एक लिमिट सेट कर देता है भी आप इतनी अमाउंट तक आप क्या कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, आप उसमें कैश पैसे नहीं निकाल सकते उस कार्ड से, ऑनलाइन अपने बिल भरने हैं या अपने को शॉपिंग करनी है उसको आप कर सकते हैं। और एक निश्चित समय के बाद उसे आप बैंक में दोबारा मतलब अपने को डिपॉजिट करने पड़ते हैं। मतलब एक तरह से अपने को बैंक लिमिट सेट कर देता है कार्ड के ऊपर, उतने पैसे आप ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हो, वो भी अपनी जमा राशि से अधिक। और फिर बारी आती है अपने इसी के अंदर भारत में
कई डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और भुगतान गेटवे उपलब्ध हैं जो ऑनलाइन डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब अपने को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट जब करते हैं तो गेटवे का यूज़ करके भी अपने पेमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर अलग-अलग तरह के आजकल मोड मिल गए हैं, जैसे यूपीआई का मोड भी है, क्यूआर क्यूआर स्कैनर का भी आ जाता है। तो ये उसमें कई अलग-अलग उसमें नए-नए अपने को मिल जाता है। अब डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म गेटवे को मर्चेंट द्वारा एकीकृत किया जाता है ताकि ग्राहक आसानी से भुगतान कर सके और वस्तु और सेवाओं की खरीद का भुगतान वीडियो द्वारा लाभ उठा सके। अब ये क्या चीज़ है, गेटवे पे कस्टम अपने जो है मर्चेंट अकाउंट जिसका खाते में पैसे लेने में एक तरह से शॉपकीपर का अकाउंट, वो क्या मर्चेंट अकाउंट बोल दिया जाता है। वो क्या करता है, गेटवे पे अपने अकाउंट को रजिस्टर रहता है और उसका बेनिफिट क्या है, कस्टमर्स जब अपने को ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट अपने से खरीदेंगे तो वो उस मर्चेंट अकाउंट जो गेटवे पे अपने सेट किए है उस पे अपने खाते से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब गेटवे से मतलब कस्टमर अपने अकाउंट से लॉगिन करके या अपने अपने को मर्चेंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। और इस जो सेक्शन खंड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल मशीन का आगे जो है अपने को डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है। मतलब अपने जो अभी मोड पड़े हैं इन सब के बारे में अपने को जानकारी मिलने वाली है। भी अपने को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अभी मैंने कुछ एग्जांपल दिए भी, तो भाई अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंसेस है। क्रेडिट कार्ड जो है अपने को अपनी जमा राशि से ज़्यादा रुपए निकालने की परमिशन देता है, जबकि डेबिट कार्ड जो है अपने जितने रुपए जमा हैं उतने को ही अपने यूज़ कर पाते हैं। अब इनको कैसे यूज़ लेना है वो उसके आगे रहता है। अब जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड है जिसे बैंक या किसी वित्तीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है, जिससे धारक कस्टमर या धारक आप सामानों सेवाओं को क्रेडिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पैसे का सबसे आसान रूप है जो उपलब्ध आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। अब क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप भी ऑनलाइन अपने कैसे इसका उपयोग करेंगे वो अपने इसको समझेंगे। भुगतान करते समय अपने को क्या है, आपकी भुगतान विधि के रूप में क्रेडिट कार्ड को चुनना होता है और आपके द्वारा या हमारे द्वारा किए जा रहे क्रेडिट कार्ड को चुनने का विकल्प भी रहेगा भी अपना कार्ड है कौन सा, जैसे वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, डिस्कवर है, अमेरिकन एक्सप्रेस है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड अपने अलग अलग रहते हैं, जैसे ही अपने अपने लेते हैं और गेटवे पे ऑप्शन चूज करते हैं उसके अंदर अपने को ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना पड़ता है भी हमारा क्रेडिट कार्ड है कौन सा। फिर है अपने जो डिटेल एंट्री करनी होती है और डिटेल एंट्री करने के बाद अपने को ये मतलब अपने को करना पड़ता है एड्रेस बार में ब्राउज़र के भी इसके अंदर एचटीटीपीएस है या नहीं, और हाइपर टेक्स्ट को इसको अपने ये देख लेना चाहिए भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर है तो ही अपने को उस पे अपने को पेमेंट करनी चाहिए उस पोर्टल पे। अगर ये उस पे नहीं है तो अपने उससे बचना चाहिए, क्योंकि लोग जैसे पैडलॉक बोल दिया जाता है और ये एचटीटीपीएस दोनों अपने सुरक्षित वेबसाइट को क्या करती है, एक ऑथेंटिकेट सत्यापित करती है, वेरीफाइड करती है। फिर इसके अंदर अपना नेम दर्ज करना होता है, ये जैसे अपने क्रेडिट कार्ड पर लिखा है, और सत्यापित करने के लिए अपने आप का नाम सही ढंग से दर्ज किया होना चाहिए। और जो अपने कार्ड की जानकारी है, जैसे क्रेडिट कार्ड है उसके जो डिजिट है 16 डिजिट वो करने होते हैं। एक्सपायरी डेट, सीवीवी जिसे कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू बोल दिया जाता है, और इनको फीड किया जाता है। और बिल पे जो भी अपने बिलिंग है उसको सेटअप किया जाता है, और उसके साथ साथ अपने को जैसी अपने ये सारा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं उस पर ओटीपी जाएगा, और ओटीपी प्राप्त होते ही अपने क्या है जैसी एंटर कर देंगे तो अपने पे जो सफलतापूर्वक पेमेंट हो गई है उसका ओटीपी से अपने के दोनों पार्टी को, मर्चेंट अकाउंट को और जिसने पेमेंट की है, दोनों को मैसेज के थ्रू सूचना मिलती है। इस प्रकार की सूचना अपने जो गेटवे पे क्लिक करते हैं उस पर क्रेडिट कार्ड ऑप्शन चूज करना होता है, और उसमें से ही अपने को वीजा, मेस्ट्रो,
अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपीज, ये अपने को चूज कर दें और उसके बाद नेम कार्ड के ऊपर लिखा रहता है और 16 डिजिट जो है अपना कार्ड का नंबर एंटर करना होता है और कार्ड पे वैलिडिटी वो एंटर करनी होती है और सीवीवी जिसे बोल दिया जाता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो कि कार्ड के अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के बैक साइड में लिखी रहती है, 3 डिजिट की रहती है। और नेक्स्ट अपना जो मेथड है वो है अपना डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड जो है, एक डेबिट कार्ड जिसे बैंक कार्ड या चेक कार्ड या एटीएम कार्ड के नाम से भी अपने जानते हैं। एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसका इस्तेमाल खरीदारी करते समय नकदी के बजाय किया जा सकता है और यह एक क्रेडिट कार्ड के समान रहता है और इसके विपरीत कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय धन सीधे आपके खाते से ही डेबिट हो जाता है। मतलब इसमें जो पैसे जाते हैं अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कटते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड में अपना क्या मंथली बिल जनरेट होता है भी आपने कितने पैसे आपने यूज कर लिए उस लिमिट्स में से और उसको फिर आपको एक निश्चित समय में आपको बैंक को लौटाने होते हैं। उसमें क्रेडिट कार्ड में डायरेक्ट बैंक अकाउंट से नहीं कटते, जबकि एक अलग पार्टिकुलर लिमिट अकाउंट होता रहता है एटीएम का, उससे वो पैसे डिटेक्ट होते रहते हैं। अब जो है इसमें डेबिट कार्ड के अंदर एक डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने के अपने स्टेप्स, जैसे अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर किए थे स्टेप्स, सेम वही स्टेप्स हैं भी। अपने को क्या है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की जगह इस पर क्या सेलेक्ट कर लेना है, डेबिट कार्ड, और उसके अंदर वही स्टेप्स दोबारा को रिपीट करने पड़ते हैं। भाई अपने को अपना कार्ड नंबर डालना है, कार्ड का नाम, कार्ड का नंबर और वो कार्ड की वैलिडिटी और सीवीवी, जिससे अपने क्या है उसको वेरीफाइड करते हैं। और ये जो है सीवीवी सीवीवी और सीवीवीसी, ये दोनों एक ही चीज है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू और कार्ड वेरिफिकेशन कोड बोल दिया जाता है, जो कि 3 से 4 डिजिट तक इसकी संख्या रहती हैं। अधिकतम 3 संख्या रह जाती है, अंतिम 4 डिजिट रह जाती हैं। और फिर इसको ओटीपी के माध्यम से वही वेरीफाई किया जाता है बिल को, और दोनों मर्चेंट और अपने जो कस्टमर जिसने पेमेंट की है दोनों को मैसेज पहुंचाया जाता है बैंक के द्वारा या गेटवे के द्वारा कि आपके खाते से इतने पैसे डिटेक्ट हुए हैं, और मर्चेंट को बोलते हैं इतने आपके पैसे क्रेडिट हुए हैं। ईमेल भी पहुंचा दिया जाता है। और फिर अपने को क्या है नेक्स्ट आ जाता है रुपे कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के अंदर ही इसमें एनपीसीआई, जिसको कार्ड अपने जो भी आपको पता है डेबिट कार्ड उसके पे मर्चेंट अकाउंट जैसे वीजा था, मेस्टर वो लिखे रहते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस, अलग अलग हो सकता है कोई भी। तो उसी तरह कई कार्डों पे क्या रुपे कार्ड लिखा रहता है। और रुपे कार्ड क्या चीज़ है, रुपे कार्ड एनपीसीआई मतलब भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम कारपोरेशन द्वारा बनाया गया जो है एक डेबिट कार्ड है, जो कि भारतीय संस्करण है, मतलब भारत द्वारा निर्मित है। यह देश के भुगतान प्रणालियों पेमेंट मेथड के लिए इरादे से बनाया गया, मतलब भारतीय भुगतान के लिए मेथड या अदर कहीं भी अपने देश के पेमेंट करनी है तो उसके लिए बनाया गया। मतलब रुपे कार्ड भारत द्वारा निर्मित है जिसे एनपीसीआई ने बनाया है। फिर आता है रुपे कार्ड के अंदर ही भुगतान करने के स्टेप, वो सेम स्टेप रहेंगे जैसे आपने रुपे कार्ड में करना है। अब इसके लिए भाई अपने सिस्टम वही रहना है, क्योंकि इसके अंदर मर्चेंट वेबसाइट पर जाएंगे और रुपए डेबिट कार्ड की डिटेल अपने को उसमें एंटर करनी होती है। बीच में से अपने इस पर क्या है डेबिट कार्ड ये उसमें लेंगे तो उसमें क्या है रुपए कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे, और रुपए कार्ड सिलेक्ट करके अपने वही कार्ड के नंबर वगैरह की डिटेल डालेंगे, और डिटेल डालने के बाद अपने को ओटीपी के माध्यम से अपने क्या करेंगे उस पेमेंट को सफल करेंगे। वो स्टेप सबके सेम रहने वाले हैं, ऐसे नहीं है कि उसमें ओटीपी नहीं जाएगा या उसमें सीवीवी नहीं होगा। सबका जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अपने हैं उनमें पेमेंट करने का मेथड सेम रहता है।
भी अपने को डिटेल सेलेक्ट फिल करनी पड़ती है, और डिटेल फिल करने के बाद अपने को क्या है, ओटीपी के द्वारा उस पेमेंट को वेरीफाई करना होता है। तो अपना जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट के अंदर अपनी आएगी नेट बैंकिंग। अब नेट बैंकिंग के लिए अपने को क्या है, आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग भारत के सबसे लोकप्रिय भुगतान विधियों में से एक माना जाता है। भी अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से तो अपने पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो लोकप्रिय कह सकते हैं अब वो कौन सी है, अपनी इंटरनेट बैंकिंग, जिसे नेट बैंकिंग बोल दिया जाता है। यह डेबिट कार्ड द्वारा की गई खरीद के ही समान है, लेकिन सिवाय इसके कि आप इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करके भुगतान करते हैं। मतलब इसके लिए अपने कार्ड नंबर वगैरह नहीं डालने, सीधा पे बैंक की साइट पे लॉगिन करना है अपने आईडी पासवर्ड से, और उसको भुगतान करना होता है। इसके अंतर्गत आपकी खरीदारी करने के बाद राशि तुरंत बैंक खाते में काट ली जाती है। मतलब हम डायरेक्ट अपने अकाउंट से ही पैसे कटते हैं। जैसे अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में थोड़ा अलग अलग रह जाता है, लेकिन इसमें भाई अपने डेबिट कार्ड में तो खाते से ही पैसे कटते हैं, लेकिन उसी से सिमिलर अपने को आईडी पासवर्ड के थ्रू इसमें पैसे कटेंगे, वो भी अपने बैंक खाते से। नेट बैंकिंग के जो पेमेंट करेंगे उसके स्टेप क्या रह जाते हैं, वो अपने देखते हैं भाई अपने नेट बैंकिंग के पैसे अपने पेमेंट सिस्टम कैसे करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले अपने क्या करना है, इसके अंदर भी अपने को पहले वेरीफाई कर लेना है कि खाते में पैसे हैं या नहीं, और मर्चेंट वेबसाइट पे अपनी जो है पेमेंट मेथड पूछेगी भी अपने को कौन सी पेमेंट मेथड से पेमेंट करना है। तो उसके अंदर अपने क्या सिलेक्ट करेंगे, नेट बैंकिंग। जैसे क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया था, उसी तरह अपने डेबिट कार्ड सिलेक्ट किया, और उसी तरह अपने को क्या सिलेक्ट कर लेना है, नेट बैंकिंग। अब नेट बैंकिंग जो है इसके अंदर अपने सेलेक्ट करेंगे, और साथ के साथ अपने को वही HTTPS और लॉग की वेरीफाई कर लेनी है भी उसमें उस पोर्टल पे है या नहीं। और भुगतान पद्धति में नेट बैंकिंग का चयन करके अपने को अपने खुद का बैंक खाता है उस ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है, और लॉगिन करने के लिए अपने क्रिएशन यूजर आईडी पासवर्ड का यूज करना होता है। और जैसे ही अपने आईडी पासवर्ड प्रॉपर लगा लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्रेडेंशियल जो उसकी रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो फॉर्म रहता है जिसमें अपने आईडी पासवर्ड लगाना है, बैंक अकाउंट नंबर बनना है, वो सारी डिटेल फिल करने के बाद अपने जैसे ही ओके करते हैं, उसके बाद अपने के वेबसाइटें अपने ओटीपी से अपने को वेरीफाई करवाएगी, और उसके अंदर अपने को पेमेंट अपने खाते से काट कट के मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। और ट्रांजैक्शन की समाप्ति के बाद अपने के अपडेट के लिए अपने को मैसेजेस मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है POC, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये मशीन अपने शॉपिंग मॉल्स या अपने पेट्रोल पंप में देखने को मिल जाती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। यह क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन रहती है जिसका अंदर अपने क्या है, अपने शॉपकीपर्स यूज पे लगी रहती हैं, और वो अपने कस्टमर से पैसे मतलब स्वैप करके थ्रू अपने क्या है, अपने अकाउंट में लेते हैं, कैश ना लेके। अब किसी कस्टमर का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की जानकारी इसको रीड करता है स्वैपिंग के द्वारा, और खाते को धन प्राप्त है या नहीं पहले वो जांच करता है, उसके बाद पैसे ट्रांसफर करता है। और वही सिस्टम में अपने स्वैप करेंगे, पेमेंट डाल नंबर डाल के भी कितने पेमेंट ट्रांसफर करनी है, और स्वैपिंग के बाद अपने को पिन नंबर डालना है, और उस अपने एटीएम जैसे एटीएम से पैसे निकालते हैं उसी प्रोसेस से अपने खाते से अपने डेबिट हो जाएंगे, और मर्चेंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये इसका प्रोसेस रहता है। फिर नेक्स्ट आता है मोबाइल पेमेंट सिस्टम। अब मोबाइल पेमेंट सिस्टम जो है मोबाइल के माध्यम से किया जाने वाली भुगतान सेवाएं, जिनमें मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है, और ये सेवाएं वित्तीय नियमों के तहत संचालित की जाती है। ऐसी कई मोबाइल पेमेंट सिस्टम या सर्विसेज हैं जिनका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है, जैसे डिजिटल मोबाइल वॉलेट, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा।
AEPS, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, माइक्रो एटीएम आदि। ये जो है कई तरह के अलग अलग ऐप्स हैं जिनके अंदर अपने पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, ये उनकी सहायता से अपने पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। आधार बेस भी थंब के थ्रू अपने पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, ये मंगा सकते हैं। और मोबाइल ऐप के अंदर यूपीआई आईडी, जिसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, या फिर अपने यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस सप्लीमेंट्री डाटा के थ्रू भी अपने पेमेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। इनमें सबसे पहला आ जाता है मोबाइल वॉलेट। अब मोबाइल डिजिटल वॉलेट क्या चीज़ है? इसके अंदर अपने मोबाइल वॉलेट, जो कि भौतिक वॉलेट या बटुए की तरह एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें हम पैसे रखते हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि उपयोगकर्ता को एक बैंक खाते से अपने पैसे रखने की सुविधा भी देगा, साथ में उसमें ट्रांसफर करने की भी सुविधा मिल जाती है। इसके को लॉगिन करने के लिए मोबाइल खाते को डेबिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से पैसा जमा किया जाता है, और वो बाद में इसे खर्च कर सकता है। भाई अपने जो वॉलेट है, वॉलेट के अंदर में पैसे पहले अपने को एटीएम से या डायरेक्ट बैंक, आजकल बैंक डायरेक्ट भी लिंक होने लग गए, तो अपने सीधा वहां से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर पहले अपने एटीएम से उस वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर लेंगे पिन लगा के, और बाद में उसे यूज कर सकते हैं। वो अलग अलग अपनी ऐप पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन वर्तमान में अपने लगभग सभी जो ऐप्स हैं डायरेक्टली बैंक से कनेक्टेड हो चुकी है। उसके अंदर अपने डायरेक्ट बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर एक पार्शल, एक सप्लीमेंट्री अकाउंट कह सकते हो भी, अपने एटीएम से अलग से उस ऐप के अंदर भी, वॉलेट के अंदर अलग से भी पैसे रखे जा सकते हैं, वहां से भी आप यूज कर सकते हो। फिर है बैंक खाते में माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और मोबाइल वॉलेट के बीच मुख्य अंतर यह है कि बैंकों के विपरीत मोबाइल वॉलेट में प्रत्येक ट्रांजैक्शन में कितनी भी राशि हो, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, और इसके अलावा ग्राहक को हर ट्रांजैक्शन पर अनावश्यक कार्ड विवरण पिन बार बार दर्ज नहीं करने होते। मतलब ऐप के थ्रू जब पेमेंट अपनी यूज करते हैं, तो बार बार एटीएम पिन और ये चीजें, या कार्ड के बड़े बड़े 16 डिजिट नंबर, सीवीवी, ये चीज़ें बार-बार उसमें पुट नहीं करनी पड़ती, इनपुट नहीं करना पड़ता। इसके अंदर सिर्फ़ अपना यूपीआई पिन जो बना रखा है, या पर्सनल पिन जो बना रखा है, उसको फ़ीड करके डायरेक्टली अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये एक बिल्कुल आसान और सुविधाजनक है, क्योंकि कोई भी आसानी से इसे यूज़ कर लेता है। फिर है मोबाइल, जो भी अलग-अलग बहुत तरह के अपने मोबाइल वॉलेट हैं, जैसे पेटीएम है, एसबीआई बडी है, फ्री चार्ज है, मोबीक्विक है, फोन पे है, ऑक्सीजन है, एम रुपीज है, पे यू मनी हो गया, एयरटेल मनी हो गया, जियो मनी है, वोडाफोन एम पैसा, एक्सिस बैंक लाइन, और आईसीआईसी पॉकेट, और स्पीड पे, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं जिनके अंदर अपने ये ऐप्स अपने को क्या देती हैं, सुविधाएं देती हैं अपने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए, जिसे क्या बोल दिया जाता है, मोबाइल वॉलेट। अब जब अपने पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट के अंदर क्या बार बार, या कभी जब भी पेमेंट करते हैं, उसे क्या रिफ्रेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि गेटवे पे कई बार क्या है, एरर आ जाता है, और उससे अपने पैसा कुछ समय के लिए उसमें अटक जाता है। एनपीसीआई, जो कि भारत द्वारा अपने जारी किया गया रुपे कार्ड के लिए इसको रिप्रेजेंट करता है। और क्रेडिट कार्ड क्या है, अभी मैंने 2-3 बार समझा दिया है कि क्रेडिट कार्ड अपनी जमा राशि से अधिक अपने को बैंक क्या है, रुपए खर्चने की अनुमति देता है ऑनलाइन, वो भी मोड में। फिर इसके अंदर अलग अलग ऐप का विवरण, जैसे पेटीएम है, www.paytm.com, या गूगल पे स्टोर से अपने क्या है, स्मार्टफोन के अंदर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने मोबाइल पर एक बार डाउनलोड कर इंस्टॉल किए जाने के बाद अपने मोबाइल नंबर के साथ खुद को रजिस्टर्ड के लिए अपने पेटीएम ऐप खोलने की आवश्यकता होगी, और उसके साथ ही अपने के एक बार लॉगिन कर लेंगे। एक बार लॉगिन करने पर आप पेटीएम पर उपलब्ध किसी किसी भी सेवा, जैसे ट्रांजैक्शन करने, अपने वॉलेट में पैसे जोड़ने, और अपने वॉलेट बैलेंस को लेन देन देने की जांच, किसी अन्य पेटीएम खाता धारक को पैसे देना, अपने यूटिलिटी बिलों का भुगतान, अपने मोबाइल नंबर पे रिचार्ज कर सकते हैं, और अपने
फिल्म, ट्रेन, बस, हवाई जहाज की टिकट आदि बुक कर सकते हो। पेटीएम के अंदर अपने कई तरह की सर्विसेज हैं जिन्हें आप यूज ले सकते हैं। इनमें से बहुत सारी आपको भी बताई हैं, जैसे पेमेंट अपने ट्रांसफर करना, अपने पेटीएम खाते में पैसे, किसी को यूटिलिटी सर्विसेज को लेना, फिल्म की टिकट बुक करना, हवाई जहाज की टिकट बुक करना, ट्रेन की अलग अलग टिकटें बुक कर सकते हैं। और आप अपने पेटीएम वॉलेट में रिचार्ज पैसे जोड़ने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। और ऐड मनी फीचर का उपयोग के द्वारा आप अपने खाते में पैसे ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर भारत के कई व्यापारी हैं जो पेटीएम के माध्यम से पैसे भी एक्सेप्ट करते हैं। कोई शॉपकीपर भी पेटीएम का क्यूआर अपने देख लगा होता है, तो वो भी डायरेक्टली मर्चेंट अकाउंट का उसको भी ले सकते हैं। और खरीद के बाद आप मर्चेंट मोबाइल नंबर पे ईमेल का उपयोग व्यापारी को पैसे निर्धारित कर सकते हैं, और व्यापारी को पेटीएम द्वारा निर्दिष्ट प्री प्रिंट किए गए क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं, और मर्चेंट को अपने वॉलेट के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि का उपयोग करके पैसे भेज सकते हैं। इस तरह अपने पेटीएम यूज़ करते हैं, तो पेटीएम के अंदर मोबाइल क्यूआर को स्कैन करके भी अपने पेमेंट कर लेते हैं, या मोबाइल नंबर से भी उसको डायरेक्टली पेमेंट किया जाता है। वो अगला पूछते हुए पेटीएम नंबर डाला और अपने उसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आती है योनो ऐप। इसका ओल्ड नेम था एसबीआई बडी, अब योनो ऐप के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके अंदर अपने पहले क्या कर लेना है, गूगल प्ले स्टोर से योनो ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, और इसके अंदर ओपन करके एग्जिटिंग एसबीआई कस्टमर या न्यू टू एसबीआई में किसी भी रेडियो बटन को यूज़ कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो न्यू टू एसबीआई आ जाएगा, या पहले से यूज़र हैं तो उसके लिए अपने ये ऑप्शन बेस्ट रहता है। अब नेक्स्ट जो है, इसी के अंदर अपने को ओपन है सेविंग अकाउंट, होम लोन, कार लोन, इनमें से जो भी अपने को रिक्वायर है उसके अंदर अपने यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी चैप्टर अपने स्टार्टअप में मैंने बताया, घर बैठे अपने बैंक अकाउंट ओपन करने की सुविधा मिल जाती है। तो इसके अंदर अपने को ओपन सेविंग अकाउंट भी फैसिलिटी, घर बैठे अपने बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके अंदर अप्लाई नाउ करके अपने को आधार बेस घर बैठे आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और तुरंत ही अपना अपना बैंक अकाउंट नंबर, नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड और डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट भी हैंड टू हैंड ही इसमें ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। और अपने जो आधार कार्ड पे जो अपना एड्रेस है, उस एड्रेस पे 10 से 15 दिन में वो डेबिट कार्ड अपने घर पे आ जाता है। इसके जो स्टेप्स हैं वो ये रहते हैं, ओपन सेविंग अकाउंट, और करने के बाद डिजिटल सेविंग अकाउंट में जो है विदाउट ब्रांच विजिट और विद ब्रांच विजिट में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, और अप्लाई नाउ पर क्लिक करना पड़ता है, और उसके बाद ओपन विद आधार सर्विसेज को चूज करना होता है। अपना नेक्स्ट स्टेप है वो है ये, इसके अंदर ओपन विद आधार टैप पे करने के बाद क्या कर लेना है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी को फिल कर देना है, और अपने को ओटीपी से क्या कर लेना है, इसे वेरीफाई करवा देना है। और उसके बाद FATCA और CRS डिक्लेरेशन को चेक बॉक्स कर लेना है, और पैन नंबर एंटर करके क्या कर लेना है, उसे नेक्स्ट कर देना है। और पर्सनल डिटेल की जानकारी इसमें मांगी जाती है बाद में, भाई अपने फादर नेम क्या है और आपका एड्रेस वगैरह तो ऑटोमेटिक आधार से ले लेता है, लेकिन पर्सनल जानकारी भी इसमें मांगता है, तो वो सब फिल कर देनी होती है। और जैसे ही अपन नेक्स्ट करते हैं और वेरीफाई कर देते हैं, तो अकाउंट अपना ओपन हो जाता है। और इसके बाद योनो ऐप ओपन कर लेनी है, और लॉगिन के बाद अकाउंट सेक्शन में टैप करेंगे और अकाउंट नंबर सिलेक्ट करके अगली स्क्रीन पे स्टेटमेंट अपने देख सकते हैं, और उसके अंदर अपने जो भी पासबुक का आइकन है, स्टेटमेंट मोबाइल सेवाएं, इसमें स्टार्टअप हो जाती है। फिर नेक्स्ट आएगा अपना यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि यूनिफाइड पेमेंट भारत के सभी खुदरा मतलब जो होलसेलर कह देते हैं उस प्रणालियों में के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है। मतलब एनपीसीआई द्वारा यूपीआई पेमेंट इंटरफेस सिस्टम जो इसे बनाया गया था, और जो स्मार्टफोन के उपयोग से किसी भी बैंक, दो बैंकों के खातों के बीच में कैश पेमेंट मतलब अपने पैसे को ट्रांसफर करने को अनुमति देता है। और यूपीआई एक
ग्राहक को बिना क्रेडिट कार्ड विवरण, आईएफएससी कोड, नेट बैंकिंग पासवर्ड का विवरण दर्ज किए पेमेंट खाते से अलग अलग व्यापारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है। और इसी के अंदर यूपीआई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अपने वर्चुअल आईडी, पासवर्ड इत्यादि जैसे विवरण दर्ज करके अपना प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता होती है। और इसके बाद आप आधार लिंक मैनेज बैंक अकाउंट विकल्प पर जा सकते हैं और वर्चुअल आईडी के साथ खाता नंबर लिंक कर सकते हैं। मतलब अपने जब ऐप इंस्टॉल करते हैं उसके बाद अपने को क्या करें, उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने को बैंक की डिटेल डाल के उसे वर्चुअल एक आईडी पासवर्ड जनरेट करना होता है, जिससे आप इसकी यूपीआई की सुविधाएं ले सकते हैं। पर यूपीआई ऐप की आपको सर्विसेज को बेनिफिट मिल जाते हैं। इसके अंदर फिर अपने को क्या करना होता है, एमपिन, एमपिन जिसे बोल दिया जाता है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि जनरेट करना होता है ताकि अपने वो जब पेमेंट करेंगे तब उसके अंदर अपने को वो पिन एंटर करना हो पड़ता है, उसी से वो अपनी पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। और उस बैंक खाते का चयन करना होता है जिसे अपने पेमेंट अपने को ट्रांसफर करनी है या रजिस्ट्रेशन है, और विकल्प चयन करेंगे और उसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जारीकर्ता बैंक से वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा और आपको क्या है, डेबिट कार्ड के अंतिम 6 डिजिट की एंट्री करनी होती है और ओटीपी से अपनी पिन जनरेट करके आप इन सर्विसेज को यूज लेते हैं। मतलब ये जो है स्टेप बताए हुए हैं भी कैसे आप ऐप को कॉन्फ़िगर करेंगे। भी ऐप इंस्टॉल करेंगे, ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है इसके अंदर अपने को पहले बैंक सेलेक्ट कर लेना है और अपने डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट एंटर करके और ओटीपी से वेरीफाई करवा के अपने उसको ऐप को एक बार कॉन्फ़िगर करके उसके बाद में आप यूज ले सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है भीम ऐप, जो कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो कि भीम यूपीआई पर आधारित एक एकीकृत भुगतान प्रणाली है जो कि अपने आप बैंक खाते पर यूपीआई आधारित भुगतानों के लिए साइन अप किया है, जो आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है और आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए भीम ऐप का उपयोग करने में सक्षम होंगे। मतलब भीम ऐप है, चाहे आप यूपीआई ऐप थी, उसके अलावा और गूगल पे है, फोन पे, सारी ऐप एक जैसी हैं। इनमें से कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, ये नहीं है कि सारी इकट्ठी डालनी पड़ेगी। आजकल जो है सभी कोई भी ऐप के थ्रू किसी भी अपने बैंक में अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। बस ये है कि अलग सबके जो स्टेप्स इसमें बताए हुए हैं भी कैसे आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है, भीम ऐप को कैसे करना है, फोन पे को कैसे करना है, एसबीआई योनो को कैसे करना है, तो वो आप कोई भी ऐप इसमें यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी ऐप ही यू इंस्टॉल कर, बल्कि ये है कि अपने एंड्रॉयड अब जो है भीम है, तो भीम जो है एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के वर्जन, मतलब वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वर्क करती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने अलग अलग ऐप बनाई जाती है। तो उसके बेस पे पहले तो अपने को ये मेन अपने को मोटो होना चाहिए कि अपने जो ऐप है डायरेक्ट जो खुद बैंक की है उसको यूज़ करें। लेकिन अगर अपने थर्ड पार्टी ऐप भी यूज़ करते हैं तो अपने रजिस्टर्ड जो गवर्नमेंट अप्रूवल ऐप्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए पेमेंट ट्रांसफरिंग करने के लिए। फिर इसमें अपने जो नेक्स्ट जो बताया हुआ है वो उसके बारे में अपने देखते हैं भी नेक्स्ट है क्या, भी कौन सी ऐप के बारे में बताया है जो कि पेपर की दृष्टि से अपनी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आ जाता है इसी के अंदर भी अपना यूएसएसडी, अब अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस सप्लीमेंट्री डाटा, जो कि कीपैड फ़ोन जो बेसिक फ़ोन होते हैं उन पे अपने ये यूज़ होता है। जैसे एक नंबर डायल करके स्टार डबल नाइन हैश, ये अलग अलग बैंकों के अलग अलग कोड हो सकते हैं जो कि मोबाइल स्क्रीन पर ही अपने को क्या है मिनी ट्रांजैक्शन वगैरह की फैसिलिटी अपने को देता है। जैसे बैलेंस की पूछताछ करना या मिनी स्टेटमेंट करना, पैसे ट्रांसफर करना, एम पिन को बदलना, ओटीपी जनरेट करना, ये अलग अलग उसमें फैसिलिटी मिल जाती है जो कि अपने टेलीफोन लैंडलाइन अपने जो बेसिक कीपैड फ़ोन है उस पे अपने को मनी मोबाइल मनी की आइडेंटिफिकेशन करके उसको क्या है उसे अपने को ऑन स्क्रीन अपने को क्या देता है, इस पे रिजल्ट देता है।
और ये दोनों टाइप के मोबाइलों में यूज होता है, कीपैड वाले में भी हो जाता है और अपने स्मार्टफोन में भी। स्मार्टफोन में क्या है, ऐप और चल जाती है तो अपने उसको ज़्यादा यूज करते हैं, इसको यूज कम करते हैं, लेकिन कीपैड पे ही अपने इसको ज़्यादा यूज में लेते हैं। फिर जो अपना आएगा नेक्स्ट वो है AEPS, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, जो कि आधार कार्ड के ऊपर अपने थंब लगा के कई मित्रा पे भी जाते हैं कि थंब से अपने पैसे निकालते, तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है, आधार कार्ड से पैसे निकाले। तो वो जो सर्विसेज अपनी होती है वो है AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या है, अपने आधार पेमेंट AEPS के बैंक खाते से धन प्राप्त करने का एक तरीका है। धन जो भी पैसे हैं प्राप्त करने की व्यवस्था न आपको हस्ताक्षर करना, न ही डेबिट कार्ड की अपने को मांगेगा, सिर्फ अपने को थंब के द्वारा अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और पैसे निकाल भी सकते हैं। और जो कि मशीन माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है, इस मशीन के जरिए अपने पैसे को ट्रांसफर किया जा सकता है। और एकमात्र अंतर इसमें यह रह जाता है कि फिंगरप्रिंट के जरिए, जैसे अपने पोस्ट मशीन है, पोस्ट मशीन कार्ड स्वैपिंग होती है, लेकिन इसके अंदर क्या रहता है, थंब के जरिए अपने पैसे ट्रांसफर होते हैं। और फिर आता है गूगल पे ऐप, जो कि अपने रेगुलर मोस्टली लगभग सारे यूज़ करते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, ये ऐप तो कॉमन है। तो इसके लिए अपने गूगल पे, फ़ोन पे बस यही है, इनको स्टार्टअप कैसे करना है भाई, अपने गूगल पे से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और गूगल प्ले स्टोर से जब डाउनलोड कर लेंगे उससे वन टाइम अपने को अपना बैंक से लिंक कर लेना है। और बैंक से लिंक करने के बाद अपने क्या कर लेते हैं, इन सब कैसे अपने विभिन्न प्रकार की सुविधाएं अपने ले सकते हैं, जैसे पैसे ट्रांसफ़र करने या पैसे मंगवाने। और इसके अंदर भी अलग-अलग मोड मिल जाते हैं, ऐप के अंदर भी अपने स्कैन करके भेजना है, या यूपीआई आईडी एंटर करके पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, या फिर अपने बैंक अकाउंट ऐड करके अपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो बहुत सारे अलग उसमें है फीचर्स। और साथ के साथ इसमें यूटिलिटी सर्विसेज को भी अपने काम में ले लेते हैं भी, अपने डायरेक्टली लाइट बिल भरना है, पानी बिल भरना है, या फिर अदर मोबाइल रिचार्जेस करने हैं, किसी को पेमेंट करनी है, कोई बिल पे करने हैं, तो वो अपने इसके अंदर फैसिलिटीज मिल जाती है। और फिर बारी आती है अपने NEFT। NEFT जो है, इसके अंदर अपना क्या आ जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसे बोल दिया जाता है पूरा नाम। अब बैंक अकाउंट से किसी भी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो NEFT द्वारा ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए बैंक से पैसे निकालने या फिर चेक कैश माध्यम से भुगतान करने की जरूरत नहीं होती। अब इसके अंदर NEFT का फायदा क्या है, NEFT का फायदा ये है कि किसी भी शाखा के किसी भी खाते में किसी भी स्थान पर स्थित किसी अन्य बैंक में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। एकमात्र कंडीशन यह है कि फंड भेजने वाली और प्राप्त करने वाली दोनों जो ब्रांचेस हैं उनमें NEFT की फैसिलिटी होनी चाहिए। RBI की वेबसाइट पर NEFT जो सुविधा देते हैं उसकी लिस्ट भी देख सकते हैं अगर अपने को रिक्वायर हो तो। और NEFT भारत नेपाल अपने जो पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा के तहत भारत से नेपाल में फंड ट्रांसफर करने की भी सुविधा देता है। मतलब ये NEFT के जरिए अपने इंडिया के बाहर भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि नेपाल अपना ऑर्डर में चला जाता है तो वहाँ पे अपने पैसे NEFT के थ्रू भेजे जा सकते हैं। NEFT के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करना पड़ता है और ऑनलाइन बैंकिंग को लॉगिन कर देते हैं और NEFT फंड ट्रांसफर को सिलेक्ट करते हैं, और जिसके अंदर रिसीवर का बैंक अकाउंट नंबर और उसका नाम IFSC कोड डाल के अपने को पहले उसमें सेव कर लेना होता है। और उसके बाद ऐड जब जैसे ही ऐड हो जाए तो ऐड होने के बाद NEFT ट्रांसफर कर सकते हैं और जितनी पैसे भेजने हैं उसमें अपने दर्ज कर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, NEFT प्रोसेस के अंदर पहली बार प्राप्तकर्ता या जो भी जानकारी दर्ज करनी होगी और नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ लिस्ट से अपने को नाम सेलेक्ट करने होंगे और पेमेंट एंटर करनी होगी और डायरेक्टली उसे पैसे भेज पाएंगे। मतलब हर बार आपको
पार्टी का नाम ऐड करने की जरूरत नहीं है, वन टाइम उसमें रजिस्टर एक अपनी जो नेट बैंकिंग सुविधा है उसके अंदर ऐड करना होता है। और ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी भी पार्टी की उपस्थित होना आवश्यक नहीं है और बैंक में जाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका बेनिफिट क्या है, भाई अपने को ये नहीं है कि बैंक जाना पड़ेगा या पार्टी को अपने सामने या उसके आमने सामने पैसे पार्टी हो तो ही पैसे भेज पाएंगे। तो दोनों तरह से अपने अलग अलग सुविधा इसमें मिल जाती है। फिर अपना इसी के अंदर आएगा भाई एनईएफटी के तरीके जो है चोरी और ये सारे जो है ये अपने इसमें अपने एरर्स नहीं आते। और एनईएफटी जो है प्रोसेस काफ़ी इजी रहता है और 1 मिनट में से भी कम टाइम के अंदर अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें कोई बहुत जटिल प्रोसेस नहीं है। और इसकी जो जब इसी पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं ईमेल या एसएमएस के माध्यम से अपने को इसकी जानकारी भी मिल जाती है। साथ ही साथ इंटरनेट बैंकिंग किसी भी जगह से संचालित कर सकते हैं, मतलब अपने को ये नहीं है कि अपने ऑफिस से ही पेमेंट करनी है, कहीं भी अपने आईडी पासवर्ड लगाएंगे किसी का भी कंप्यूटर यूज करके और अपने पैसे वहां से ट्रांसफर कर पाएंगे। फिर आता है IEMPS। इसका पूरा नाम आ जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसको हम हिंदी में तत्काल भुगतान सेवा कह सकते हैं। मतलब इंस्टेंट, जैसे ही अपने यहाँ पे क्लिक किया और हाथ पर पैसे रिसीव। IMPS, NEFT और RTGS में पैसे भेजने में फिर भी थोड़ा टाइम लगता है, जबकि IMPS में भेजने पैसे भेजते ही तत्काल उसके अकाउंट में क्या हो जाता है, पैसा रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब उसमें शो करने जैसे गूगल पे फोन पे में रहता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सबसे पहले IMPS सर्विस की शुरुआत की थी और इस सर्विस के द्वारा आप 24 घंटे में कभी भी मोबाइल फोन, इंटरनेट, ATM के माध्यम से किसी भी बैंक से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ATM में आजकल रहता है भी सामने वाले का अपना बैंक अकाउंट नंबर और सामने वाले का अकाउंट नंबर डालो और पैसे फीड करो और ओके दबाओ, पैसे ट्रांसफर। गूगल पे फोन पे में यही है। तो इसी सर्विसेज को क्या बोलते हैं, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इस सर्विस को 2010 में एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए शुरू किया गया था और बाद में 22 नवंबर 2010 को फुली सर्विस के रूप में लॉन्च कर दिया गया था। क्योंकि अपने क्या है, कोई भी एक प्रोसेस स्टार्ट होता है तो पहले पायलट प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर फुली सर्विसेज चालू होती है। तो अगस्त में पहले पायलट किया गया, फिर 22 नवंबर 2010 को इसे प्रॉपर रूप से लॉन्च कर दिया गया था। शुरुआत में कुछ महीने या कुछ ही बैंकों में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICI और बैंक ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया था। बाद में एक्सिस बैंक, HDFC बैंक के जैसे दूसरे प्राइवेट बैंकों ने भी इस सर्विस को स्टार्टअप कर दी थी। NPCI की वेबसाइट पर यह सर्विस देने वाले सभी बैंकों की पूरी अपने को लिस्ट इसमें मिल जाती है। और बैंक अकाउंट और IFC कोड के द्वारा IMPS करना। IMPS जो है बैंक अकाउंट और IFC डिटेल के द्वारा करना बहुत ही कॉमन एक मेथड कह सकते हैं, जिसमें पैसे ट्रांसफर करने के लिए इस मेथड में क्या है, आप किसी भी जिनका किसी भी बैंक में अकाउंट हो उस पर आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब अपने जैसे गूगल पे फोन पे में करते हैं, ऐड ऐड के अंदर फिर अपने सामने वाला बैंक अकाउंट डालते हैं, IFC कोड डालते हैं और बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, जिससे एक बार वो रजिस्टर हो जाता है उसके बाद अपने उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये अपना इसका प्रोसेस रहता है। और IMPS की प्रोसेस भी अपने नेट बैंकिंग लॉगिन करेंगे और बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जो है अपने को मोबाइल नंबर से उसे प्रोसेस कर लेना है अपने, और ऐड हो जाने के बाद डायरेक्टली अपने क्या है सीधा अमाउंट डाल के और उसे क्या कर देते हैं, अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर है RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, जो कि कंटिन्यूस रियल टाइम प्रोसेस है और यह एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग मेथड है जहाँ पे पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक में बिना कोई वेटिंग पीरियड के भेजा जा सकता है। RTGS बहुत ही फास्ट
एक प्रोसेस है जिसके अंदर आरटीजीएस कम से कम 2 लाख रुपए तक का ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब इसकी जो लिमिट है, स्टार्टअप लिमिट कह सकते हो, वो 2 लाख रुपए है। मतलब जब अपने को ज्यादा पैसे ट्रांसफर करने हो तब हमें आरटीजीएस यूज करना चाहिए। और आरटीजीएस जो है, जिस अपने इसकी स्टार्टअप 2 लाख है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं, कितने मर्जी पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और बैंक आपके लिए सीमा तय नहीं कर रखी इसमें मैक्सिमम अमाउंट कितने ट्रांसफर करने हैं, तो आप कितने भी कर सकते हैं। और आरटीजीएस का उपयोग ज़्यादा पैसे कारोबार के लिए उपयोगी रहता है। मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर जो पैसे लार्ज नंबर ऑफ पैसे को ट्रांसफर करना होता है, तो वहाँ पे आरटीजीएस की सुविधा ज़्यादा यूज में ली जाती है। और फिर अपना जो नेक्स्ट आता है इसी के आगे, बीबीपीएस क्या चीज है? बीबीपीएस है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, एकल ब्रांड आकृति ग्राहकों को बिल भुगतान करने की सुविधा देता है। मतलब अपने को जो डेली यूजेस में बैंक अपने बिलिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या है, कॉमन ऐप बना दी है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसके अंदर लाइट बिल है, गैस बिल है, इंडियन बिल हो गए, या फिर लैंडलाइन का बिल हो गया, ब्रॉडबैंड का बिल हो गया, मोबाइल है, पानी का है, डीटीएच है, अन्य रिचार्ज है। तो इनकी क्या है, उसके अंदर एक कॉमन ऐप बना दी जहाँ की अपने को बार बार अलग अलग जगह जाकर लॉगिन ना करना पड़े। तो इस ऐप के थ्रू अपने आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। फिर आता है अपना फास्ट टैग। अब फास्ट टैग क्या चीज है? फास्ट टैग अपने नॉर्मल इस नाम से जाने या अपने को जानते हैं भी। अपने ये फास्ट टैग क्या होता है, जैसे डायग्राम से ही पता लग रहा है भी। अपने ये गाड़ियों पे स्टिकर लगा रहता है, जो कि अपने गाड़ी को जब अपने टोल नाके पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक उस खाते से पैसे कट जाते हैं, ताकि उसमें ट्रैफिक जाम ना रहे और गाड़ियां तुरंत आगे बढ़ती रहें। और उसका जो भी रोड टैक्स है, जो भी गवर्नमेंट का अपने अलग अलग गाड़ियों के ऊपर लगाया गया है, वो ऑटोमेटिक खाते से डेबिट होता रहे। ये फास्ट टैग सर्विसेज रहती है। और इसके अंदर क्या है, फास्ट टैग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पे अपने वाहन को गुजारने के लिए सरकार द्वारा टोल टैक्स जो लेता है, उसको ऑनलाइन सिस्टम से काटा जाता है। टोल प्लाजा पे कैशलेस कह सकते हैं, ऑनलाइन डिजिटली सिस्टम से इसे अपने वो कटते हैं। अब इसके लिए फास्ट टैग सुविधा इसे नाम दिया गया है। और फास्ट टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का एक टेक्निक है, जो कि 4 व्हीलर या अपने जो उससे बड़े व्हीलर हैं उन पे लागू है अभी वर्तमान में। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि अपने 2 व्हीलर पे भी जल्द ही इस पे हो सकता है, आगे इसको भी टोल टैक्स के दायरे में ले लिया जाए। फिर फास्टैग गाड़ी पे लगाना रहता है, और फास्टैग लगवाने के लिए उनको अपने रजिस्ट्रेशन करके एक अपने को ऑटोमेटिक एक चिप मिल जाती है, जो गाड़ी स्टिकर अपने को गाड़ी पे लगानी रहती है। अब ये प्रोसेस वर्क क्या करता है, वाहन की विंड स्क्रीनिंग फास्टैग लगाया जाता है, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी RFID आइडेंटिफिकेशन लगा रहता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास पहुंचती है, तो ऑटोमेटिक सेंसर क्या है, अपने वाहन की विंड स्क्रीन में लगे फास्टैग को डिटेक्ट करता है या कनेक्टिविटी करता है, और आपके खाते से वो उसका टोल कट लेता है। और फास्टैग की जो वैलिडिटी होती है वो 5 ईयर तक होती है, यानी 5 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी होती है। और उसके बाद आपको नया फास्टैग अपनी गाड़ी पे लगवाना होगा। मतलब अभी जो अपने जारी किए हैं, जिसने भी लिए हैं, अभी वो एक बार जब लेता है तो उसकी 5 ईयर वैलिडिटी रहती है। उसके बाद उसे री इशूबल नई चिप या नया फास्टैग अपने उसको लेना होगा। अभी तक का जो प्रोसेस है। वहीं जब आप फास्टैग अकाउंट की राशि खत्म हो जाती है, तो उस पर आपको रिचार्ज भी करवाना पड़ता है। भी एक बार आपने रिचार्ज कर लिया, तो उसके बाद उसे क्या दोबारा अपने को रिचार्ज करना रहता है। भी गाड़ी को अगर चलाना है तो अपने को रिचार्ज करना होता है। फिर फास्ट टैग के लैब क्या है, बेनिफिट्स ये रह जाते हैं कि अपने समय बच जाता है। भी आपको जाके वो टोल टैक्स जो टोल नाका है वहाँ पे रुकते हैं, फिर पैसे देते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और आजकल तो उसमें प्लेंटी सिस्टम भी कर दिया कि कैश पेमेंट पे प्लेंटी है, ज़्यादा टोल टैक्स लेते हैं। जबकि अगर फास्ट टैग लगाए तो समय नहीं लगेगा, और साथ ही वो फास्ट अपने
अगले नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट गाड़ी का भी नंबर जल्दी आ जाता है। अपनी गाड़ी सीधा वो रेडियो फ्रिक्वेंसी की जैसी उसकी दायरे में आती है, ऑटोमेटिक टोल टैक्स कट जाता है और गाड़ी वो अपने आगे लेके जा सकते हैं। और इसमें पेट्रोल डीजल की बचत रहती है, जो खड़े खड़े जो अपने पैसे कैश देते तो गाड़ी चालू ही छोड़ देते, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी खपत भी कम आती है। और साथ ही साथ एसएमएस सिस्टम से फास्टैग वाहनों को टोल प्लाजा को पार करते ही उनके अकाउंट में पैसे जो कटते हैं, एसएमएस के बारे से जानकारी दे दी जाती है भी कितने पैसे आपके डिटेक्ट हुए। फिर है, अभी तक जो है अपने 332 टोल प्लाजा पर यह सुविधा शुरू हो चुकी है। जब तक ये बुक को पब्लिकेशन किया था तब तक 332 थी। हो सकता है अब अपने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए हों। फिर बारी आती है इसी के अंदर, भारत में यह सिस्टम सबसे पहले अहमदाबाद और मुंबई हाईवे के बीच 2014 में स्टार्टअप किया गया था और जुलाई 2015 में चेन्नई बेंगलोर टोल प्लाजा पर शुरू किया गया था। मतलब 2014 में तो मुंबई और अहमदाबाद में शुरू हुआ और उसके बाद जुलाई के अंदर जो है चेन्नई और बेंगलोर में शुरू किया गया। फास्टैग जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, जो कि साल 2019 में 1 दिसंबर के बाद बिकने वाले सभी प्रकार के जो भी फोर व्हीलर है उस पर कंपलसरी कर दिया गया है, जिसमें फास्टैग कंपलसरी है। और इसको जितनी भी प्रकार की गाड़ियां हैं, चाहे कोई भी राज्य भारत पे जो भी गाड़ियां हैं, सब पे ये कंपलसरी है। अब फास्ट टैग से अपनी सुविधा रही है और इसके अलावा अब कुछ क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर के, तो वो आपको करने हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद, थैंक यू।